बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज की पहली स्टोरी के हवाले से तीन अहम खबरें। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब की जो ताहयात नाअहली हुई थी उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हो चुकी है कि ये जो नाअहली है ये ताहयात नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान बार काउंसिल के सदर एहसन भून साहब ने उस पर अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि ये ताहयात नाअहली का असूल जो है इसका इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात पर होता है। दिस इज़ नॉट अ केस जहाँ पे लाइफ टाइम आप बैन कर दें। दूसरी बात, शेख रशीद साहब ने एतराफ़ किया है कि एक तो एहतसाब हो नहीं सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि मुकदमात की शायद तैयारी भी दुरुस्त अंदाज में नहीं होती है। तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 2 दिन से, तो वज़ीर आज़म साहब ने आज ये इंकशाफ कर दिया। पहले तो पीटीआई के रहनुमा ये कह रहे थे कि हम इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को नहीं मानते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये कहा कि हमने तो 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दी थी। करप्शन ख़त्म होगी 90 दिन में। कौन सी करप्शन? मेरे ख्याल में वो बड़े लेवल की करप्शन की बात करें, लेकिन क्या वाकई बड़े लेवल की करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म होगी, ये भी एक सवाल है जिस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाअहली के हवाले से बात करते हुए आपको याद होगा जब जहांगीर खान तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था आफ्टर द प्रोसीडिंग्स, तो इमरान खान साहब ने मीडिया के सामने आके कहा था कि आई होप दैट द कोर्ट टेक्स अ लीनियंट व्यू। तो इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि जहांगीर खान तरीन साहब का केस मुख्तलिफ है नवाज शरीफ से और लीनियंट व्यू लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन फिर आखिर में नतीजा यही निकला कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक उसी तरह ताहयात नाअहली का फैसला जहांगीर तरीन साहब के हवाले से है। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ, इसमें हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ ताहयात नाअहल रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है, इमरान खान साहब ये चाहते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से भी क्या अब यही मौक़िफ़ होगा? एक टाइम था जबकि जहांगीर खान तरीन साहब ताहयात नाअहल होने के बावजूद जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी तो इमरान खान के साथ बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के अहम फैसलों का हिस्सा होते थे। अब वो सिचुएशन नहीं है, दूरी है। तो क्या अब हुकूमत वही मौक़िफ़ लेगी जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से था, डिफरेंट लेगी? शेख रशीद साहब ने एहतसाब के हवाले से, मुकदमात की तैयारी के हवाले से क्या कहा? ये तो ये शेख साहब कह रहे थे। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब का जो नारा हमने लगाया था वो हम पूरा कर नहीं सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि 90 दिन में हमने करप्शन खत्म कर दी थी। ये बड़ा अहम एक स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का कि क्या वाकई पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो चुकी है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, वो गलत है, गलत परसेप्शन है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि ये इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और आप ये देखिए कि किसी एजेंडा के तहत काम करें, वो बातें दुरुस्त है। मुझे ज्वाइन किया अद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि क्या वाकई में करप्शन खत्म हो गई पहले 90 दिन में आपके दौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला कैटेगोरिकल आंसर तो ये कि करप्शन जो है पूरे मुल्क से ख़त्म नहीं हुई और न कभी मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म साहब ने ये क्लेम किया है, बल्कि उन्होंने जो बात की है, कल भी उन्होंने ये बात की, आज भी की, और पिछले दिनों कल शायद एक प्रोग्राम में और परसों भी मुझे उनके कुछ पुराने ऑडियो क्लिप्स भी सुनाए गए। हर जगह उन्होंने एक बात कंसिस्टेंसी से की है कि हमारे हुकूमत में आने के बाद 90 दिन नहीं, पहले दिन से ही बड़े लेवल की करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। बाकी की करप्शन जो नीचे लेवल की है उसको ख़त्म होने में वक्त लगेगा। ये हमारा एक कंसिस्टेंट स्टैंड है। इस वक्त हमारी जो काबीना के जो मेन प्लेयर्स हैं उनमें से किसी पे भी कोई बड़ा स्कैम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। जिस पे कोई शायबा भी आया, इल्ज़ाम लगा, उनको खान साहब ने दूर किया या अदालत से क्लियर होकर आए या जब तक उनका केस चल रहा है वापस काबीना में नहीं आए। तो इसलिए बात वही फिर आती है कि बड़े लेवल की करप्शन की खान साहब ने बात की थी कि वो पहले कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और जो नीचे लेवल की है उसको ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बड़े लेवल की करप्शन की बात उन्होंने की थी और वो ख़त्म हो गई और आपकी काबीना में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी का किसी स्कैंडल में नाम नहीं आया, लेकिन
कुछ देर पहले अली मोहम्मद खान साहब पेंडोरा बॉक्स का जो पेपर्स आए थे उसमें वफाकी वज़रा शौकत तरीन साहब का नाम आया, मुनस इलाही साहब का नाम आया, फैसल वाडा साहब का नाम आया, खुसरो बख्तियार साहब के भाई का नाम आया। फिर हाल ही में मैं आपको याद कराऊं कि कोरोना रिलीफ फंड की ऑडिट रिपोर्ट में आया कि 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है पॉसिबली कोरोना रिलीफ फंड में। ये बड़े लेवल की क्या करप्शन नहीं है। फिर रिंग रोड करप्शन स्कैंडल, जुल्फी बुखारी साहब को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ये स्कैंडल सामने आया कि नक्शा रिंग रोड का इस तरह से बनाया गया कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचे। फिर चीनी तहकीकाती रिपोर्ट में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, खुसरो बख्तियार साहब के भाई का नाम आया, मुनस इलाही साहब का नाम आया। फिर पेट्रोल स्कैंडल, उसमें कीमतें एकदम 26% बढ़ी थी, उसकी इंक्वायरी का अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। बिलियन ट्री मनसूबे में कौमी खजाने को 46 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। अद्वियात का स्कैंडल, 200, 300, 400 गुना अद्वियात महंगी हुई, वजीर को उठा के परा मारा आपने। ये और बात है कि जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो हाउ डज द प्राइम मिनिस्टर से कि बड़े लेवल की करप्शन खत्म होगी? और अभी तो जब आपकी हुकूमत जाएगी सर, फिर पता लगेगा ना कि बड़े लेवल पे कितनी करप्शन हुई है। हाँ, ये बात एक लिहाज से आपकी इस तरह से सही है कि नॉर्मली जब आप हुकूमत में होते हैं तो हुकूमत में जाने के बाद आपके खाते वगैरह खुलते हैं, वो तो चले 2023 के बाद हम तो ये होपफुल हैं कि 2023 में भी हमारी हुकूमत बनेगी, लेकिन उसके बाद अगर किसी का खाता खुलता है तो 2028 में खुल जाएंगे। मौजूदा सूरत अगर 23 में भी हुकूमत आप ही की बनेगी तो 28 में खुल जाएंगे। नहीं, मैं देखें बैरिस्टर साहब, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हुकूमत में रहने या न रहने से फ़र्क पड़ना ख़त्म हो जाए। इमरान खान साहब की तो ये कोशिश है, और आज जो हमने जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स आज अप्रूव हुए हैं, चूँकि आप खुद वकील हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं कि ये ठीक है, परफेक्ट नहीं होंगे, कुछ रिजर्वेशंस भी लोगों की होंगी, लेकिन ये पिछले 15, 20, 25 बल्कि 40 साल के तकरीबन अरसे में इतने मैसिव लेवल पे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स नहीं हुई। और उसका आपको अच्छी तरह आइडिया है कि उसका फायदा क्या होगा कि 9 महीने की टाइम लिमिट लगा दी गई है कि अली मोहम्मद खान साहब, आप भी वकील है, मैं भी वकील हूं, फरोग नसीम साहब भी वकील है, प्राइम मिनिस्टर साहब वकील नहीं है। फरोग नसीम साहब उन्हें जो कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैसिव पहली दफा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम लोग रिफॉर्म लेकर आए, जैसे 74 साल में कोई अमेंडमेंट हुई नहीं थी पाकिस्तान पीनल कोड या ज़ाब्ता फौजदारी में। क्या मैसिव रिफॉर्म हो गया है? आई वॉन्ट यू टू टेल मी सर, क्या हुआ है, हो क्या गया है, क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल में मैं इस पे आपके साथ एक परफेक्ट पूरा प्रोग्राम भी कर सकता हूं, लेकिन इस पे मैं इस वक्त जवाब देना ज़रूरी समझता हूं। देखें, पहली बात यह है कि कभी किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि अमेंडमेंट्स नहीं हुई, अमेंडमेंट्स कंटिन्यूसली होती रही हैं, लेकिन वो जो है वो कुछ जगहों पे होती हैं, 1-2 अमेंडमेंट्स हो गई, उसके बाद किसी और हुकूमत में एक हुकूमत का एक एजेंडा होता है जिसका एक मैंडेट होता है कि जिस तरह हमने इंसाफ की बात की, तो एक रिफॉर्म के लिए बैठे और तकरीबन 700 अमेंडमेंट्स हैं सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, पाकिस्तान पीनल कोड प्लस एविडेंस एक्ट में जो कानूनी शहादत ऑर्डर है, उसमें मुख्तलिफ आपका एविडेंस लेने के तरीक़ेकार को बिल्कुल रिफॉर्म कर रहे हैं। उसमें आपके एविडेंस टेकिंग के रिफॉर्म को, उसमें वीडियो एडमिशन कहीं और अगर आप मौजूद हैं डायरेक्ट वीडियो लिंक पे ले लेना, उसके साथ साथ जो नई हमारी टेक्नोलॉजीज DNA वगैरह आई हैं उसके हिसाब से अपने लॉ को अपग्रेड करना, फिर उसके साथ साथ जो खवातीन के लिए, बच्चों के लिए उनके इनहेरिटेंस हैं, फिर आपके जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, उसके साथ साथ जो बेइंतहा एडजमेंट्स मिलती हैं उसको कट डाउन करना, फिर एक पाबंदी लगाना कि 9 महीने में केस का फैसला हो, अगर नहीं होगा तो जज साहब को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, हुकूमत को नहीं, अपनी ही कंसर्न हाई कोर्ट्स को कि क्यों उसने केस लेट किया। इस तरह की बेशुमार जो है प्रोसीजरल उसमें, ताकि एडजमेंट्स कम हो, खर्चा कम हो और केस जल्द फैसला हो। आप वकील हैं, आपको भी पता है कि डेफेमेशन में भी लिखा हुआ है कि डेफेमेशन ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 6 महीने में केस का फैसला होगा। एंटी टेररिज्म एक्ट में भी लिखा हुआ है कि खास मुद्दत में केस का फैसला होगा। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के हवाले से भी कानून में दर्ज है, खास मुद्दत में फैसला होगा। कुछ सर्टन सिविल मामलात हैं ऑर्डर 37 के, उसमें भी लिखा हुआ है कि खास मुद्दत में फैसला होगा, लेकिन उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकी अदालतें। और उसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि जज साहब की नीयत नहीं होती है कि वो केस को उस मुद्दत में मुकम्मल करे, बल्कि लैक ऑफ रिसोर्सेज और वर्कलोड है।
तो जितनी मर्जी आप पेपर पे अमेंडमेंट्स ले आए कि जी फैसला इतनी दिनों में करो, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, रिसोर्सेज वही है, रश वही है, क्राउड वही है, जजों की तादाद उतनी ही कम है और फिश मार्केट का मंजर पेश करेंगी अदालतें, आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और हाई कोर्ट में भी लोग आएंगे और तारीख लेके लेफ्ट ओवर हो जाएगा, केस वापस चले जाएंगे मुंह लटका के। तो जितना मर्जी आप ये रिफॉर्म ले आए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फरोग नसीम साहब ये नहीं बताते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब तो चले खुद लॉयर नहीं है, अदालतों में गए भी काम में गए हैं तो ब्रिटिश कोर्ट्स में गए हैं, उनका हवाला देते हैं वो। नहीं बैरिस्टर साहब देखिए, मैं एक नुक्ते पे आपके साथ एग्री करता हूँ, दूसरे पे नहीं करता। जिस पे एग्री करता हूँ पहले उस पे बात कर लूँ। बिल्कुल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्स बिल्डिंग की आपने बात की है कि जब तक हम अपने लोअर जुडिशरी को रिसोर्सेज नहीं देंगे और उनको ज़्यादा अपग्रेड नहीं करेंगे, उनके कोर्ट स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे, स्टाफ उनको बेहतर नहीं देंगे, उनको इक्विपमेंट्स बेहतर नहीं देंगे, तो तब तक ये अमेंडमेंट्स उस तरह से शायद अमल ना कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ आपने बात की कि खान साहब को शायद पता नहीं है, वो वकील नहीं है। देखें, वज़ीर आज़म नॉर्मली वकील नहीं होता, अगर होता भी है कुछ होते हैं कुछ नहीं है। भुट्टो साहब वकील थे, खान साहब नहीं है, कायद आज़म वकील थे। देखें, असल में तो वज़ीर आज़म एक हेड करते हैं पूरी डिविजन्स को, पूरी ब्रीफिंग होती है और ये ऐसा नहीं होता कि कोई अंधेरे में रख के होता है। ये तो इनिशिएटिव ही इमरान खान साहब का है, उन्होंने ज़्यादा पुश किया है इसको करने का। देखें, अब यहाँ पे मेरा नुक्ता आपके सामने ये है, दो रास्ते हैं, या मामलात को ऐसे ही चलने दें, 1860 और 1880 के कवानीन पे चलने दें जो बीच में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हुई हैं, और ये कहें कि भाई हो नहीं सकता, मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम के लिए तो इमरान खान को अल्लाह ने चुना है। तो ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं। और आज एक बात और भी की गई है, चुन ली है, लेकिन आगे से इमरान प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब इसकी इनॉग्रेशन हो रही थी, वो कोई बैरिस्टर फरोग नसीम ने और इमरान खान साहब ने, दोनों ने ये जी सर मैं अर्ज करूं, मेरी बात पूरी सुन लें। आपने अपना आर्गुमेंट दे दिया, मेरा जवाब सुन लें कि जब इसकी हमने इनॉग्रेशन की है तो बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने इसको बाकायदा एक्नॉलेज किया कि वज़ीर आज़म साहब बार बार मुझे पुश कर रहे थे, इस वजह से मुझे और ज़्यादा तेज़ी करनी पड़ी। 700 अमेंडमेंट्स हैं, 700। देखें, बैरिस्टर साहब ने वहाँ पे बात की वज़ीर कानून ने कि इसमें हमें कोर्ट्स की और वकला के ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो कानून साजी कर दी, मरकज़ी हुकूमत तो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है, इसको इम्प्लीमेंट जो है वो हमारे कोर्ट्स ने करना है। तो कोर्ट्स का हमें ताउन चाहिए, साथ में वकला बरादरी का ताउन चाहिए, ताकि देखें आखिर में तो रुलता हमारा क्लाइंट है ना, जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल एक कोर्ट में उसके ट्रायल में गुजर जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जिस जगह पे ट्रायल होना है ना, जहां पे आप जज को पाबंद करने जा रहे हैं कि 9 महीने के अंदर केस का फैसला करे, कभी आप लोगों ने ये देखा है कि उस जज की 1 महीने की तनख्वाह कितनी है और उस तनख्वाह में क्या वो एक रीजनेबल डिसेंट लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है? मैं ट्रायल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज लेवल के एक जज की बात कर रहा हूं, नीचे मैजिस्ट्रेट और सिविल कोर्ट की बात नहीं कर रहा। दिस आर्गुमेंट से मैं एग्री नहीं करता। कैसे नहीं करते बताइए ना, बताइए मुझे कितनी तनख्वाह है, क्या है? अगर वो जज जो है अपने बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्या वो पढ़ा सकता है? देखें, ये आप एक और डिबेट कर रहे हैं ना, इस पे तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। देखें, इसका मतलब ये है कि कोई रिफॉर्म ना हो, कोई हमारा अगर हम रिफॉर्म ना करते हैं क्रिमिनल लॉ में, आप ही हमें यू वुड हैव टेकन अस टू टास्क के बदर हो अली मोहम्मद, तुम जो है बड़ा, तुम लोग इंसाफ की बात करते हो, किधर है तुम्हारे क्रिमिनल सिविल लॉ रिफॉर्म्स? और भाई जो काम 40 साल में नहीं हो सका वो इमरान खान ने 3 साल में कर दिया है, आइडियल नहीं है। सर मेरी बात सुन लेना, आप सवाल आपने कर लिया। देखें, मैंने कब कहा कि आइडियल भी नहीं है, मैंने कब कहा कि हम जजेस को अपना परफेक्ट दे रहे हैं, इसको बेहतर करें। दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ, दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ, कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है कि पहले जिस कानून के तहत लोगों ने वकालत प्रैक्टिस करनी है उसको तो रिफॉर्म करें। देखें, आज से कोई पता नहीं 1984 का हम एविडेंस एक्ट चला रहे हैं, कानूनी शहादत ऑर्डर, किसी हुकूमत को उसमें तौफीक नहीं मिली उसमें अमेंडमेंट्स करने की। कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ में हमारी तनज़्ज़ुली है, इस वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हमारी नंबर भी कम आया। देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उस पर मेरा तो बड़ा कैटेगोरिकल मौक़िफ़ है, उस पे तो मेरा बड़ा कैटेगोरिकल मौक़िफ़ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर का जो हेड है, जो आदिल गिलानी साहब हैं, मैं समझता हूं कि वो आप सबका मौक़िफ़ जिस लेवल की आपकी इंडिपेंडेंस चाहिए वो नहीं है। देखें, एक आदमी जो मुल्क में अकाउंटेबिलिटी को चैंपियन करने की बात करे,
जिसकी 6 रिपोर्टें आए 12-13 सालों में, उसमें से 2 मुशर्रफ के दौर में, 3 जरदारी साहब के दौर में और 1 हमारे दौर में। बीच में 5 साल में सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स मियां साहब को मिलती रहीं। पीएम ऑफिस में वो उनके तनख्वाहदार रहे, फिर जाके उन्हीं के अपॉइंटी बने, सर्बिया में वो बन गए, जनाब हाई कमिश्नर बन गए। इस तरह से आपका एक टिल्ट होता है ना इस वक्त पे, इस तरह की चीज आना ये आपका कॉम्प्रोमाइज कर देता है एक बहुत बड़े इदारे की एक रिपोर्ट। खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इतना कहूंगा कि गवर्नमेंट का कंसिस्टेंट स्टांस ही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, जबकि गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि आदिल गिलानी साहब हेड करते हैं पाकिस्तान के चैप्टर को, या करते होंगे, बट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है इट इज़ नॉट ऑल अबाउट वन पर्सन, और वो खुद कह चुके हैं कि 8 में से 1 डेटा सोर्स के ऊपर हमें एतराज़ है फवाद चौधरी साहब, बाकी जो 7 हैं उनका क्या है, वो भी सारे क्या आदिल गिलानी साहब ये हेड करते हैं। तो ये चीज़ जो है अपनी जगह पे। दूसरा, करप्शन के हवाले से आज की एक खबर है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इंकशाफ हुआ है कि लोगों को 70 स्टंट्स तकरीबन एक्सपायर्ड डाले गए। सरकारी अस्पताल है लाहौर का, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और फिर सर्विस की रिपोर्ट्स आती है बुजदार साहब के हक में कि 72% ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस इन हेल्थ सेक्टर। ये एक्सपायर्ड स्टंट्स डाल रहे हैं, जाली एंजियोप्लास्टी हुई है वहां पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अगली स्टोरी पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। अब कुछ बात करते हैं ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन को देखा जाए तो पहले बात करते थे कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, उसके बाद उन्होंने बात की कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, फिर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत के 20 के करीब अरकान हमारे साथ राब्ते में, जिनके साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कामयाब होगी, और फिर जब वो भी मटीरियलाइज नहीं हो सका फिर बात की एहतजाज की, और अब पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज करने जा रही है और पीडीएम जो है वो अपना एहतजाज करना जा रही है। कुछ दिन पहले याद सादिक साहब ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या कहा था, सुनिए। तो ऑपोजिशन की जो कन्फ्यूजन है वो अपनी जगह पे बरकरार है। एक तरफ अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि तैयारी है, अब सिर्फ फैसला करना है कि कब लेकर आनी है तहरीक अदम एतमाद। दूसरी तरफ जो पीडीएम के हेड सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो ये इतराफ़ कर चुके हैं कि तैयारी नहीं है और तमाम जमातें एक पेज पर भी नहीं। जमात की तहरीक सियासत का हिस्सा है, पार्लियामान के निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए भरपूर तैयारी होना ज़रूरी है। इसके लिए तमाम अपोजिशन की जमातें, पार्लियामेंट के अंदर की क़ुव्वतें जब तक एक पेज पे नहीं होंगी उस वक्त तक इस बारे में भी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। फिर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट सामने आया कि तहरीक अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कामयाब हो नहीं सकती, और शेख रशीद साहब लगातार ये कहते चले आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात आपस में बहुत। और अब जबकि पीडीएम में दरार डलने के बाद पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज कर रही है और पीडीएम की दीगर जमातें अपना एहतजाज कर रही हैं, तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस लेवल और भी ऊपर चला गया, और शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन भाग गई है और भाग जाएगी। 3 साल में कोई बिल मोशन ऐसा नहीं है जिसमें अपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दी हो, और ये बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे, और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें। जमहूरी तरीका ये है कि आप असम्बलियों में आकर अपनी ताकत का इजहार करें। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब जलीलो ख्वार होंगे सड़कों। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, मेरे बहुत शुक्रिया मियाँ साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये 23 मार्च को जो आप लोगों ने मार्च करना है, आप कहते हैं कि कैपिटल की तरफ जाएंगे, पीपल्स पार्टी तो पहले ही कहती है कि हम चले जाएंगे, आप कहते हैं 23 मार्च को जाएंगे। क्या हो जाएगा, क्या करेंगे 23 मार्च को वहाँ पे जाके? पहले क्या ऐसा कर लिया जो बात ये शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि कभी इस्तीफ़ों की बात, कभी अदम एतमाद की बात, अब मार्च, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू द गवर्नमेंट? नहीं एहतशाम, जहाँ तक बात है पाकिस्तान में तहरीकों की, अदम एतमाद की, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें तोड़ना, हुकूमतें गिराना, ये एक हकीकत है कि ताकतवर हल्के इसमें एहतशाम इन्वॉल्व रहे हैं और उनकी ही ब्लेसिंग से ये काम होता आया है। और जो शेख रशीद आज बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे ताकतवर हल्के इतने बाअसर रहे हैं कि हमसाया ममालिक में भी हुकूमतें गिराने में कुछ ना कुछ अपना रोल अदा कर लेते हैं। मगर मैं आज जो बात हो रही है, शेख रशीद जो बात करते हैं कि
ठीक है, एक मुंतखब हुकूमत के साथ तमाम अदारों को एक पेज पे होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि चीफ़ एग्जेक्टिव के मतहत होते हैं अदारे, चीफ़ एग्जेक्टिव जवाबदेह होता है रियासत को, कौम को, मगर जब रियासती अदारे किसी को हटाने या बनाने में लग जाएं तो उस पर एतराज़ होता है, जो होता आ रहा है और आज हम भी कर रहे हैं। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज भी उस तरह बकौल शेख रशीद के वो हलके जो हैं मुकम्मल तौर पर हटे नहीं हैं या इंडिपेंडेंट नहीं हुए, जिससे आप एक आइनी तरीका है अदम एतमाद का जो पार्लिमान की हिस्ट्री में या पार्लिमान में ये एक तो फिर ऑपोजिशन के पास चॉइसेस क्या रह जाती हैं मियां साहब हुकूमत को गिराने की? अगर आपकी राय के मुताबिक वो हल्के अभी भी न्यूट्रल नहीं हुए हैं और उनके न्यूट्रल हुए बगैर तहरीक अदम एतमाद हो नहीं सकती है, तो फिर आप लोगों के पास चॉइस के आप एहतजाज करने के लिए 23 मार्च को जा रहे हैं, तो ये एक और बस एहतजाज होगा जिसके बाद आप लोग वापस आ जाएंगे या फिर आप लोग वहां पे रुकेंगे, कोई धरना देंगे? मेरा ख्याल है कि एहतशाम 4 सालों के बाद अब पाकिस्तान के जितने खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर को बेहतर देखने वाले जितने पॉलिसी साज हैं, सब के इल्म में है कि हम 4 सालों के बाद, ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ 4 सालों में ये सारा कुछ तबाह हो गया, मैं ये कहता हूँ कि कुछ सकत थी, कुछ जान थी कि नए से नया तजर्बा पाकिस्तान में होता रहा, मगर शायद अब मैं कहने में हक बजानब हूँ कि अब गुंजाइश नहीं है, सकत नहीं है इस मादरे वतन में कि कोई नया तजर्बा या किसी ज़िद की बिना पे इनको आगे चलने दिया जाए। आप ये देखें कि हमारे पास चॉइस क्या है, जो आप सवाल कर रहे हैं। एक चॉइस ये है कि नंबर गेम हम पूरी करें, अदम एतमाद करें और हुकूमत को घर भेजें और नए इंतखाबात की बात करें। और अगर ताकतवर हलके जो हैं उसी तरह जिस तरह लाया गया था उसी तरह आज साथ स्टैंड करते रहें तो फिर ये ऑप्शन ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप रोड पे आते हैं, आप मार्च करते हैं, आप धरने देते हैं, आप एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, आप पूरी कौम को निकालते हैं और पूरी कौम एक ज़ुबान होके ये बात कहती है कि हमें, और ये भी एक आइनी तरीका है, ये भी आइन में पार्लिमानी रवायात हैं। लोग आपके लिए निकलेंगे, आप इमरान खान तो है नहीं। इमरान खान कहते हैं कि भुट्टो के बाद 2 ही लोग हैं जिनके पीछे अवाम निकली है। इमरान खान साहब ये कहते हैं या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ निकली थी या मैं अवाम को बाहर सड़कों पर लेकर आया हूँ। और वो कहते हैं जी आप लोग अपनी चोरी बचाने के लिए अवाम को बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए अवाम नहीं निकलेगी। ये एहतशाम देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अवामी लीडर थे, एक आज भी उनका उस नज़रिए का वोट बैंक मौजूद है, मगर बड़ी माजरत से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान को और नवाज शरीफ को या इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलाना, ये इससे ज़्यादा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। उसकी वजह 2 हैं। आप ये देखें कि ये इमरान खान साहब बड़े तवातर से ये जो कहते आ रहे हैं कि मैं एहतसाब के लिए आया था, मैं करप्शन ख़त्म करने के लिए आया था, मैं कर्ज़े ख़त्म करने के लिए आया था, मैं IMF से कर्ज़ा ना लेने की बातें जो करते थे, और ये जो 200 अरब डॉलर और पता नहीं कितना पैसा बाहर से लाएंगे और मुंह पे दे मारेंगे, ये सारी चीज़ें 4 सालों में भी लोग सुनते आ रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली तो भुट्टो साहब कौन सा कामयाब हो गए थे अपनी नेशनलाइजेशन में या लैंड रिफॉर्म्स में? भुट्टो साहब ने भी बहुत से वादे, आप कह रहे हैं ना कि मिलाना, तो मिलाया तो जा सकता है। भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, इमरान खान साहब भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर था। मेरे ख्याल में इमरान खान का इंटरनेशनल एक्सपोजर उससे भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद भुट्टो साहब पहले प्रो एस्टैब्लिशमेंट थे, जनरल यूब खान साहब के बहुत करीब थे। इमरान खान साहब पहले प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे, लेकिन अभी आप खुद कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के उनके साथ है या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं।
फिर थोड़ी इमरान खान साहब के पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, भुट्टो साहब के बाद में इख्तलाफ हो गया, तो चीजें तो बहुत सारी मिलती हैं इमरान खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की। जलसे उन्होंने बहुत बड़े किए थे, जलसे खान साहब ने भी बहुत बड़े किए। नहीं, यहाँ तक आप बात ठीक कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे या तल्लक नहीं उस तरह का था, या उनके सहारे पे हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, जो भी आप कह सकते हैं बिफ़ोर 2018 के इलेक्शन। तो मगर आप ये हौसला करके क्यों नहीं कहते कि 2018 में क्या हुआ और उसके बाद आज तक क्या होता आ रहा है, ये भी कह दिया करें। और दूसरा मैं शाम आपको ये ज़रूर कहूँगा, कमाल है आपकी मियां साहब, अच्छा, हौसला करके क्यों नहीं कहते, हौसला करके 2013 में क्या हुआ था या उससे पहले क्या होता रहा। अच्छा, मुझे आपसे क्योंकि वक्त कम है, एक इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे पूछना है। ये आप साकिब निसार साहब को बुलवाने की कोशिश कर रहे थे कायमा कमेटी बराए इत्तलाआत में, और मैं सुना है स्पीकर साहब ने उसकी मुखालफत की, जिसकी वजह से आप बुला नहीं सके, और आपने कहा है कि जी मैं वो कायमा कमेटी का इजलास पार्लियामेंट के दरवाजे पे कर लूंगा, लेकिन साकिब निसार साहब को बुला के रहूंगा। तो क्या वजह, क्यों बुलाना चाहते हैं आप उन्हें, और क्या पूछना चाहते हैं उनसे? एहतशाम, अगर थोड़ा वक्त देंगे, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है। मैं आपकी खिदमत में दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि हाज़िर सर्विस हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनके मुतल्लक वुज़रा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात नहीं लगाते रहे? क्या वुज़रा पार्लियामेंट के अंदर उनके मुतल्लक गुफ्तगू नहीं करते रहे? क्या जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस पर सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने रेफरेंस फ़ाइल नहीं किया? क्या रिव्यू फ़ाइल नहीं किया गया? अगर उस पर कोई वो भी सब जुडिस था केस, अगर उस पर कोई कदगन नहीं है, उस पर पाबंदी नहीं है, तो एक एक्स जो जज हैं और वो भी एक एक्स जस्टिस दूसरे एक्स चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो कमेटियाँ होती हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटियाँ, क्या वो इन्वेस्टिगेट नहीं करती? उनका काम क्या है? आप ये देखें कि अगर कोई केस सब जुडिस है तो आप उसमें ज़ेर ज़बर नहीं डाल सकते, ना कोई एडवाइस कर रहे हैं, ना उनके फ़ैसलों को आप कोई खुदा ना खास्ता ऐसा राय दे रहे हैं कि उन पर असरअंदाज हो। आपने एक स्टैंडिंग कमेटी ने इन्वेस्टिगेट करके अपनी राय अगर देनी है तो वो भी स्पीकर को जानी है, उसका कोई असर नहीं होगा जो केस कोर्ट में चल रहा होगा। क्या चाहते हैं आप साकिब निसार साहब से? आप क्या पूछना चाहते हैं साकिब निसार साहब को? अब आ जाए, यस, मेरी अर्ज सुन ले, अब इस पे आ जाए। मैं दो सवाल पूरी कमेटी पूछना चाहती है, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरी कमेटी का कंसेंसस से मुत्फिका तौर पे, उसमें पीटीआई के लोग भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी होते हैं, दीगर जमातों के लोग भी होते हैं, और ये मुत्फिका तौर पे स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला किया कि जावेद हाशमी ने एक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अदलिया के ज़रिए साकिब निसार के ज़रिए हटाया जाएगा, और इमरान खान के बकौल जावेद हाशमी उस वक्त मरकज़ी सदर थे पीटीआई के, उन्होंने कहा कि इमरान खान को उसी रास्ते से लाया जाएगा। अब अगर उस पर आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई कमेटी नहीं बनी, छोड़ दें। अब आ जाते हैं कि उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कहा, उसके बाद अरशद मलिक की वीडियो आई, उसके बाद आप ये देखें कि राना शमीम साहब का बयान अल्फी आ गया, उसके बाद फिर एक ऑडियो आ गई, इसको भी छोड़ दें। फिर उसके बाद एक और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत जवाद अहमद, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत जवाद अहमद पीटीआई के जो हैं, वो क्या कहते हैं पिछले दिनों, वो कहते हैं कि जनाब मैं उस कोर कमेटी का हिस्सा था, उसमें आकर ये कहा गया कि जनाब बैलेंस करने के लिए, नवाज शरीफ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उसको सज़ा दी गई, लिहाजा बलि चढ़ाया जाएगा जहांगीर तरीन साहब को।
तो केस तो तीनों के सेम थे भाई। केस था वही इमरान खान का, वही केस था जहांगीर तरीन का, वही केस था नवाज शरीफ का। तो मुझे ये बताएं, मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी ना मियां जावेद लतीफ साहब, उस बेंच में तो साकिब निसार साहब थे भी नहीं। साकिब निसार उस बेंच का तो मेरी हिस्सा ही बात नहीं। सुन लेना, हमारा इशू तो आप साकिब निसार साहब को बुलवा के क्या पूछना चाहते हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये बड़ा हसास इशू है और पाकिस्तानी कौम का फ्यूचर है, इस पे हमारे जानो माल के फैसले होते हैं इन्हीं अदालतों से। और अगर एतमाद खो लें या कमज़ोर एतमाद से कोई जाएगा, हम ये चाहते हैं कि जो अदलिया पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है लगाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि उसको बेतुकीर होने से बचाया जाए। हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का काम है कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह के कुछ हुक्म हैं, जिस तरह जावेद हाशमी साहब ने कहा, जवाद अहमद साहब ने कहा, या राना शमीम साहब ने साकिब निसार साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की है, साकिब निसार साहब भी तशरीफ़ लाएं और राना शमीम साहब भी आएँ, वो बताएं दोनों आके कि क्या राना शमीम साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है, जो उनकी ऑडियो आई है वो दुरुस्त है या ठीक है, गलत है। इसी तरह जो शौकत सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट है, जो तो राना शमीम साहब को हाई आपने कोर्ट बुलवाया? इस्लामाबाद में भी कोर्ट की राना शमीम साहब को, जी बुलाया जावेद उनको लतीफ भी। साहब, राना शमीम साहब को आपने बुलवाया? अच्छा, तो उधर से क्या जवाब आया? राना शमीम साहब को भी बुलाया है, अंसार अब्बासी साहब को बुलाया है, इसके बाद जावेद हाशमी साहब को बुलाया है, जवाद अहमद साहब को बुलाया है, और उसके बाद साकिब निसार साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप भी तशरीफ लाएं। अब आप पाकिस्तानी हैं, तो अगर मिसाल है वो नहीं आते हैं अदलिया पर इस तरह के, अगर स्पीकर साहब बीच में रुकावट ना भी खड़ी करें, लेट्स सपोज, और उसके बावजूद साकिब निसार साहब नहीं आते हैं, तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा? देखें एहतशाम साहब, अगर पार्लियामेंट के लोग जो हैं वो जहां उनको कॉल किया जाए वहां जा सकते हैं, यहां तक कि फौजी अदालतों में भी उनको बुलाया जाए तो पार्लियामेंट के लोग जो हैं वो उन अदालतों, फौजी अदालतों में भी पेश होते रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई सुप्रीम है पार्लियामेंट से। मैं नहीं समझता कि उनको ये करना चाहिए कि पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी उनको रिक्वेस्ट करे, दरख्वास्त करे और वो तशरीफ़ ना लाएं। तो मैं समझता हूँ कि कंसेंसस से पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो फैसला करेगी और उनको आना पड़ेगा और आना भी चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, हमें ज्वाइन कर। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़ा डिस्टर्बिंग वाक़या हुआ, उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे आफ्टर द ब्रेक। ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर में पिछले दिनों के, जब पता चला कि एक माँ और 3 बच्चों को किसी ने गोलियां मार दी और बड़े करीब से क्लोज डिस्टेंस से गोलियां मारी गई और तीनों मौके पे जा बहक हो गए। और एक बच्चा जो था 14 साल, वो कहीं नीचे सो रहा था, ये बालाई मंजर पर थे तो वो बच गया। और ख़बर ये भी आ रही थी कि क्योंकि इस खातून के शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी तो वो दूसरी बीवी के साथ रह रहा था, तो शायद ये उसकी कार्रवाई ना हो। तो लोग हैरान थे, परेशान थे। लेकिन अब जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि वो जो सर्वाइवर बच्चा था 14 साल का, ना सिर्फ ये कि वो आइस के नशे का आदी था, बल्कि ये कि वो पबजी गेम खेलता था। और उसकी माँ ने जब उसे मना किया गेम खेलने से और नशा करने से, तो उसने पहले अपनी माँ को कत्ल किया, फिर उसने अपने तीनों बहन भाइयों को भी कत्ल कर दिया। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई खबरें इस तरह की आ चुकी हैं। पिछले साल की मैं आपसे बात करूं तो एक नौजवान ने अपनी माँ को, बहन को, भाई को, भाभी को गोलियों से भून डाला, घर के मुलाजिम को उसने मार दिया, वो भी आपको याद करा देता। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नौशाबा अंजुम ने मुझे ज्वाइन किया। नौशाबा, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये क्या है, अल्लाह माफ़ करे, ये और ये एक वाक़या नहीं, कई वाक़यात इस तरह के सामने आए। ये पबजी
ये गेम कह सकते हैं इसको, जिसके बाद पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं मैं कह रहा, पूरी दुनिया में कई वाकयात ऐसे शामिल आए कि वो पबजी की लत लग गई और फिर साथ नशे भी करते थे और उसके बाद फिर घर वालों को या हमसायों को या दोस्तों को गोलियां मार के तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। हाउ वुड यू draw your analysis on the situation as a psychologist? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया एहतशाम आपके मदद करने का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें काफ़ी साल हो गए इसके ऊपर बात करते हुए। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले हम इस पर बात कर रहे थे, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, डिजिटल हीरोइन की बात कर रहे थे। ये वही काम है जो एडिक्शन, जो आपके बॉडी में या ब्रेन में जो इसका इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो गेमिंग डिसऑर्डर है, ये जितना ज़्यादा टाइम बच्चा या बड़ा भी अगर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है। खास कर एहतशाम मैं इसके ऊपर बात करूंगी वायलेंट, जो ये वायलेंट गेम्स हैं या मूवीज हैं, वीडियो गेम जो गेम्स हैं। देखिए हमने अपने सरहदों की हिफाजत कर ली, हम मान गए इस बात को कि हम एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का शिकार है, चाहे वो किसी वायरस की शक्ल में है, चाहे वो एक मोबाइल की शक्ल में है। हमारा पाकिस्तान दुनिया में टॉप रैंकिंग में आता है डिफरेंट ऐसी साइट्स देखने को अनएथिकल। इसी तरह मैं समझती हूँ कि हमें अपने, जो मेरी प्राइम मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट थी और मैंने की भी, कि आप जिधर बात कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री का लेवल, इंडस्ट्री का आप दे रहे हैं इसको और लेवल कि हम गेमिंग को, मैं समझती हूँ ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे बच्चे इस चीज के लिए तैयार नहीं है। जो वायलेंट गेम्स हैं ये आप में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा करते हैं और ये हमेशा टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो एनर्जी दूसरे पर ही निकलती है। और बच्चा जो है वो आपने देखा, बिल्कुल उसने वही एक्ट किया जो वो गेम में देख रहा था। आपने एल्बर्ट बैंडूरा का हमने तो अपने बुक्स में पढ़ा था, वो एक एक्सपेरिमेंट जो उसने बोबो डॉल पे किया था कि एक बच्चे को बंद कर दिया एक वायलेंट मूवी देखने, उसने अपनी गुड़िया के ऊपर वो एग्रेशन निकाला या वो वायलेंट निकाला। हमारी सोसाइटी में बच्चा, जैसे आपने बताया, कॉन्फ्लिक्टेड पेरेंट्स हो जाता है, माँ बाप में अलहदगी हो गई, कोई वजह हो सकती थी, स्केप गोट बिहेवियर है, बच्चे एडिक्शन में लग जाते हैं, राय फरार इख्तियार करते हैं। और बच्चे गेम्स में, माँ बाप के लिए भी आसान बात है कि आपने अपने बच्चों को हर फैसिलिटी वो दी है, कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल ना करे खुदारा बर्ड आई व्यू तो दे। तो ये तीनों, ये पहला केस नहीं है। हम टिकटॉक, जी, माँ बाप को ये समझाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। पबजी जैसे ये वायलेंस ओरिएंटेड गेम है, बल्कि मैं प्रोफेसर साहब ये दिखा दें पबजी गेम की खूनरेजी, ये ज़रा दिखा दें कि क्या बच्चा खेल रहा होता है। तो ये जितनी भी गेम्स हैं जिसमें वायलेंस होता है, वो अगर बच्चा जो है वो खुद को समझ रहा है कि मैं जाकर किसी को गोली भी मार सकता हूँ, गाड़ी भी छीन सकता हूँ, ये गेमें बनी हैं इस तरह की जिसमें बाकायदा तौर पर जो खेलने वाला बच्चा है उसको डकैत का रोल दे दिया जाता है और वो किसी को भी गोली मार सकता है, कत्ल कर सकता है, डकैती कर सकता है और पुलिस से भाग सकता है, पुलिस मुकाबला कर सकता है, किसी के घर में घुस सकता है, बैंक में घुस सकता है। तो ये क्या तरबियत होती है फिर बच्चे की, जब आप मेंटली बच्चे को एक वर्चुअल रियलिटी में ले जाके एक डकैत का रोल दे रहे हैं, तो सर्टेनली दैट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट अपॉन हिज ब्रेन। तो ये चीज माँ बाप को समझनी चाहिए। नौशाबा, जी बिल्कुल। देखिए एहतशाम, उस साइबर वर्ल्ड में जैसे एज ऑफ एम्पायर है, टीपू सुल्तान ने 16 साल की उम्र में दुनिया फतह कर ली थी। हमारे यहाँ बच्चा उस गेम के अंदर वो हीरो होता है, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो उसकी जिबिल्लत के अंदर है। अब वो उस गेम में तो हीरो है, उस एम्पायर का हीरो है, लेकिन बाहर वो बिल्ली भी देखता है तो वो उसके लिए जो है वो उससे डर जाता है। तो हमने अपने बच्चों से वो चीजें, उसका हक ले लिया। मैं फिर ये बात कहती हूँ, आप देखिए फुटबॉल है, स्नूकर है, बच्चे हर कुछ ज्यादातर टाइम जो है वो ब्रेन पे, उसकी फिजियोलॉजी पे उसका इम्पैक्ट है। हाइपोकैम्पस ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि मेमोरी में, या उसको आप कह सकते हैं कि वो स्पेशल नेविगेशन में काम करता है, वो साइज में कम हो जाता है। बच्चे के लिए डिसीजन पावर बच्चे से हमने ले ली, फैसला
करने की, उसकी बर्दाश्त करने की, और एग्रेशन, खासकर जो ये वायलेंट गेम्स हैं, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज आप अगर गेम्स को इंडस्ट्री का लेवल दे ही रहे हैं, दुनिया में वो ममालिक जो हमारे हमसाया ममालिक भी अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 5 साल चाइना ने गेम्स को बंद रखा, 2018 में उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो हमने अपनी राहदारी नहीं दे दी एहतशाम। हमने, मैं एज ए सोशल साइंटिस्ट इसके सोशल इंपैक्ट्स आगे भी चलकर बहुत देख रही हूं। हमें अपने बच्चों को, ये जो पिलर्स है सोसाइटी का, किसी ने हम पर बॉम्ब नहीं गिराना, किसी को जरूरत नहीं है एटॉमिक बॉम्ब गिराने की। हमारी नई नस्ल के जहन मफलूज हो रहे हैं। खुदारा जो पैमरा है उसके ऊपर एक्शन ले, और हमारे यहाँ जो ये एक्सपोजर है इंटरनेट का, चाहे वो गेम्स की शक्ल में है, चाहे वो अनएथिकल वेबसाइट्स की शक्ल में है, मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर हुकूमत को सबसे पहले कंट्रोल करने की जरूरत है। नहीं तो वही वाली बात है ना कि वो हम अपने कल्चर, नॉर्म और वैल्यूज में से अगर निकल जाएंगे, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरह की वायलेंट गेम्स पे बैन लगा देना चाहिए, वो इनहेरिटेंस में देने के लिए? बिल्कुल लगा देना चाहिए, बिल्कुल लगा देना चाहिए। इससे पहले कि हम ऐसे हादसा देखें, इंडिया में बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क में बैन लगा क्योंकि उधर भी इस तरह के वाकयात हुए थे। हमारे यहाँ ये होता है कि हम शायद मजीद किसी बड़े सानिए का इंतजार कर रहे होते हैं। हमें मानना है कि ये बहुत शुक्रिया मंजुम हमें ज्वाइन करने के लिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।